क्यों राजू, मजा आया नाव से नदी पार करके मेरी चाची के घर आने में? हाँ यार, मजा तो बहुत आया। दोनों बच्चे नाव में बैठते हैं और अपने गांव आते हैं, पर जैसे ही राजू अपने घर पहुंचता है, रीता राजू को एक थप्पड़ लगाती है। अरे बहू, मत मार राजू को। माँ जी, ये बहुत बिगड़ गया, बिना बताए कहीं भी चला जाता है। इसको ढूंढने की वजह से आज हम चाय और आलू पराठा भी नहीं बेच सके। बता, कहाँ गया था? माँ, तुम तो कहीं लेकर जाती नहीं हो, इसलिए मैं गोलू के साथ नदी के पार उसकी चाची के घर गया था। वहाँ पर बिजली नहीं आती और वहाँ के लोगों को चाय आलू का पराठा बहुत पसंद है, इसलिए मैं गोलू के साथ उसकी चाची के घर गया था। उनकी तबीयत खराब है, उन्हें चाय और आलू का पराठा देने के लिए। राजू की बात सुनकर रीता का सारा गुस्सा ठंडा हो जाता है और तभी निशा अपनी भाभी से कहती है, भाभी, आप और माँ गांव में चाय पराठा बेचते हो, पर उतनी कमाई नहीं होती। मैं कहती हूँ कि आप और माँ एक बार देखो उस गांव की क्या स्थिति है। क्या अगर जैसा राजू कह रहा है वो सब सच है, तो मैं तो कहती हूँ कि सुबह सुबह 5 बजे नाश्ते के समय आप दोनों वहीं जाकर चाय और आलू का पराठा बेचने का काम शुरू कर दीजिए। हाँ बहू, निशा बिल्कुल सही कह रही है। क्या सही कह रही है? हमेशा सुबह 5 बजे कैसे जाओगे आप दोनों? और अगर आपका चाय और आलू का पराठा नहीं बिका तो? अरे रंजीत जी, इसलिए तो हम पहले उस गांव में जाकर देखेंगे कि वहां के लोगों को सच में चाय और आलू पराठे की जरूरत है या नहीं। अब अगले ही दिन दोनों सास बहू सुबह 5 बजे नाव में बैठकर नदी के पार गांव में जाती हैं, जहां वो देखती हैं कि एक बच्चा अपनी माँ से चाय और आलू के पराठे मांग रहा है। माँ, मुझे भी चाय और आलू का पराठा चाहिए। बेटा, हमारे गांव में ना तो बिजली है, ना ही कोई सुख सुविधा। एक सामान लेने के लिए भी नदी पार करके जाना पड़ता है, और तुझे चाय आलू पराठा चाहिए। अरे बेटा, बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल होता है। उन्हें क्या पता कि हम सुबह का नाश्ता छोड़कर कैसे 2 पैसे कमाने के लिए नदी के उस पार जाते हैं। उनकी बातें सुनकर सास बहू आगे बढ़ती हैं, जहां उन्हें एक औरत दिखती है जो पति से बात कर रही थी। आपने कल कहा था कि आप आलू पराठा लेकर आएंगे, मुझे बहुत मन है खाने का, पर आप नहीं लाए। अरे, तुम्हें तो पता है हमारी परेशानियां। नहीं ला सका मैं, पर आज कोशिश करता हूँ। बहू, राजू बिल्कुल सच कह रहा था। यहाँ हमारे चाय और आलू के पराठे बहुत बिकेंगे। सुबह चाय आलू पराठा 5 बजे देने के लिए हम इनको आएंगे तो ये लोग लेंगे और फिर आराम से अपने काम पर भी जा सकेंगे। इसमें इनका भी फायदा है, और वो बच्चा भी कितना जिद कर रहा है। यहाँ चाय और आलू का पराठा बेचना सही रहेगा। दोनों सास बहू गांव जाकर वहां का मुआयना करके घर आती हैं और अगली सुबह 3 बजे उठकर दूध लेने के लिए तबेले में जाती हैं और अपने हाथों से गाय का दूध निकाल वापस आने लगती हैं, तो एक कुत्ता उनके पीछे पड़ जाता है। भाग, कैसे पीछा छुड़वाऊं इस कुत्ते से? लगता है अब भागना ही पड़ेगा। इतना बोलकर आशा दूध की डोलची लेकर भागने लगती है और भागते हुए अपने घर आती है। क्या हुआ माँ जी, आप हाफ क्यों रही हैं? क्या बताऊं बहू, ये कुत्ता पीछे पड़ गया था, बड़ी मुश्किल से जान बचा कर आ रही हूँ। माँ, इसीलिए मैं आप दोनों को कह रहा था कि सुबह 5 बजे नदी के उस पार चाय और आलू के पराठे बेचने के लिए मत जाओ। रीता, तुम तो गर्भवती भी हो, मुझे फिक्र हो रही है तुम्हारी। आप फिक्र मत कीजिए, कुछ नहीं होगा। बस कुछ दिन मेहनत करनी है ताकि हमारा आने वाला कल बेहतर हो सके। भाभी, मैंने सारे आलू के पराठे इस बड़े डिब्बे में पैक कर दिए हैं। अब आप बस जल्दी से चाय बनाकर चली जाओ, 4:30 हो गए हैं। रीता जल्दी से चाय बनाती है और फिर चाय को केतली में करके सास को केतली और गिलास पकड़ाती है और खुद आलू के पराठे का डिब्बा उठाती है। और दोनों सास बहू रात के अंधेरे में निकलकर नदी किनारे खड़ी होकर नाव का इंतजार करती हैं। और जैसे ही नाव आती है, दोनों सास बहू अपना सामान लेकर उसमें बैठ जाती हैं। बहू, आज हमारा इस गांव में पहला दिन है। भगवान करे सब अच्छे से हो जाए और हम समय से पहुंच जाएं, ताकि किसी का चाय और आलू का पराठा छूट ना सके। हाँ माँ जी, बस हमारे चाय और आलू के पराठे बिक जाएं। वैसे माँ जी, नदी पार करते हुए कितनी ठंड लग रही है ना? हाँ बहू, ठंड तो लग रही है। तू गर्भवती है, कल से शॉल ओढ़ कर आना। बातें करती हुई दोनों सास बहू 10 मिनट में नदी के उस पार गांव में पहुंच जाती हैं। और जैसे ही दोनों सास बहू गांव पहुंचती हैं तो आवाज लगाना शुरू कर देती हैं। भाइयों बहनों, अब आपको सबको अपने सुबह का नाश्ता छोड़कर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम दोनों सास बहू आपके गांव में चाय पराठा बेचने के लिए आ गए हैं। अब जिसको भी चाय और आलू का पराठा चाहिए वो हमसे ले सकता है। सिर्फ 20 रुपए में आपको आलू का पराठा और चाय दोनों मिलेगा। सास बहू की आवाज सुनकर घरों से निकलकर लोग उनके आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब हमारे गांव में भी आज चाय पराठे बेचने वाली सास बहू आ गई हैं। माँ जी,
अब जल्दी से आप मुझे 1 कप चाय और 1 आलू का पराठा दे दो। मुझे अपनी नौकरी के लिए जल्दी निकलना है, वरना नाव के पास भीड़ जमा हो जाएगी और फिर आज मेरी छुट्टी हो जाएगी। बहन मुझे बस 2 कप चाय दे दो मेरे सास ससुर के लिए। अरे बेटा, मुझे तो चाय और पराठा दोनों देना। घर का वही रूखा सूखा खाना खाकर मेरे तो मुंह का स्वाद बिगड़ गया है। दोनों सास बहू को देखकर जितने खुश गांव वाले थे उससे कहीं ज्यादा खुश दोनों सास बहू खुद थीं, क्योंकि उन दोनों के चाय और पराठे बड़ी ही जल्दी बिक रहे थे। कुछ देर बाद दोनों सास बहू अपने चाय पराठे बेचकर अपने गांव वापस आती हैं, जहां राजू अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होता है। बुआ माँ आ गई, माँ आ गई, माँ आ गई। भाभी आप बहुत थक गई होंगी ना, आप बैठ जाओ, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। अरे बेटा तू हमारी छोड़ और रंजीत की बता, वो खाना खाकर गया या नहीं? हाँ माँ, भैया खाना खाकर भी गए हैं और लेकर भी गए हैं। चलो अच्छी बात है। माँ जी चलिए अब अपने गांव में भी चाय और आलू के पराठे बेच लेते हैं। नदी के उस पार सुबह 5 बजे अपने चाय पराठे बेचकर आने के बाद दोनों सास बहू अपने गांव में चाय और आलू का पराठा बेचती हैं, और इसी तरह अगले दिन फिर से दोनों सास बहू सुबह जल्दी उठकर चाय और आलू के पराठे बनाती हैं। निशा मैं पराठे बनाते बनाते थक गई, तुम थोड़े से पराठे बना दो, मैं जब तक पराठे पैक कर लेती हूँ। बहू तू बहुत थकी हुई लग रही है, तू रात में भी सही से सोई नहीं। तू रहने दे, आज मैं अकेली चली जाऊंगी। माँ जी काम करने से थकान तो होती है, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं आलस कर दूं। और वैसे भी मैं इतनी मेहनत अपने राजू और अपने होने वाले बच्चे के लिए कर रही हूँ, मैं इतनी जल्दी तो हार नहीं मान सकती। रीता तुम सच में बहुत जिद्दी हो, किसी की नहीं सुनती। रंजीत आज चाय खुद बनाता है, जिसके बाद दोनों सास बहू केतली में चाय और 2 डिब्बों में आलू का पराठा लेकर एक बार फिर नदी के पास जाती हैं। और क्योंकि रीता को थकान हो रही थी इसलिए वो नदी के पास ही बैठ जाती है। बहू तो ठीक तो है? हाँ माँ जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए नाव भी आ गई है। नाव के आते ही दोनों सास बहू अपनी चाय की केतली के साथ चाय के गिलास और आलू के पराठे का डिब्बा लेकर आराम से नाव में बैठ जाती हैं, और 10 मिनट में नदी को पार कर नदी से उतरकर अपने हाथों में चाय की केतली और आलू के पराठे का डिब्बा लेकर गांव में जाती हैं और एक बार फिर अपना चाय और आलू के पराठे को बेचती हैं। अरे बेटिया, तुम बहुत अच्छी चाय और आलू का पराठा बनाती हो, इसे खाकर तो मेरा दिन बन जाता है। काका आपका दिन बन जाता है और मैं नाश्ता करके सही समय पर अपनी नौकरी के लिए चला जाता हूँ। सच में बहन, आप दोनों के यहाँ आने से हम गांव वालों को चाय आलू पराठे का स्वाद मिल पा रहा है, वरना हम तो भूल गए थे ये सब चीज। इस तरह गांव वाले दोनों सास बहू की खूब तारीफ करते हैं। उसके बाद दोनों सास बहू अपना चाय और आलू का पराठा बेचकर घर जाती हैं और घर जाते ही पैसे गिनने लगती हैं। माँ जी उस गांव में चाय और आलू का पराठा बेचने से हमारा कितना फायदा हुआ। जो हम 3 दिन में यहाँ कमाते थे इतना हम वहाँ 1 दिन में कमा लेते हैं। अपनी कमाई देखकर रीता और आशा बहुत खुश होती हैं, और अगली सुबह रीता और आशा की जल्दी आंख नहीं खुल पाती, जिस वजह से वो दोनों सास बहू चाय और आलू का पराठा बनाने में लेट हो जाती हैं और बड़ी ही जल्दबाजी के साथ चाय और आलू का पराठा बनाकर नदी के पास जाती हैं। और जब जल्दबाजी में नदी में बैठती हैं तो नाव चलते ही रीता के हाथ से पराठे का डिब्बा नदी में गिर जाता है और दोनों सास बहू निराशा से केवल चाय लेकर गाँव में जाती हैं। भाई साहब माफ करना, पर आज हम दोनों सास बहू को सुबह उठने में लेट हो गया था और जल्दबाजी में जो हम नाव में बैठे तो हमारा पराठे का डब्बा पानी में गिर गया, इसलिए हमारे पास आज सिर्फ चाय बची है। अरे पर मुझे तो सुबह नाश्ता करने की आदत है, मैं खाली चाय तो नहीं पी पाऊंगा, इसलिए रहने दो। कोई बात नहीं अम्मा, मैं तो आपसे चाय ही लेती हूँ, मेरी चाय दे दो। उस दिन आलू का पराठा न होने की वजह से बहुत से ग्राहक उनसे चाय नहीं लेते, पर कुछ ग्राहक ऐसे भी होते हैं जिन्हें चाय की लत होती है, इसलिए वो उनसे चाय लेते हैं। अब दोनों सास बहू घर आती हैं तो वो देखती हैं कि नदी के किनारे पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो रहा है। भाई साहब यहाँ पर कोई काम हो रहा है क्या? हाँ बहन, कल से रात में यहाँ पर पुल बनाने का काम शुरू होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, पुल बन जाएगा तो हमारा नदी पार करके गाँव पहुँच पाना आसान हो जाएगा। दोनों सास बहू को जब इस बारे में पता चलता है तो वो दोनों बहुत खुश होती हैं, पर जब रीता घर जाती है तो अचानक से उसके पेट में दर्द होने लगता है। फिर उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, जहां वो एक बहुत ही प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। क्योंकि अभी रीता की हालत सही नहीं थी, इसलिए अब निशा अपनी माँ के साथ चाय और आलू का पराठा बेचने के लिए नदी के उस पार वाले गाँव जाती है। इसी तरह 3 महीने बीत जाते हैं और वहां पर पुल बनकर तैयार हो जाता है, जिसके बाद एक बार फिर निशा घर संभालती है और दोनों सास बहू पुल पार करके अपना चाय और आलू का पराठा बेचने जाती हैं। वहीं रंजीत अपने ही गांव में चाय और आलू पराठे का काम करना शुरू कर देता है। हे भगवान, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और बच्चे 11, 12, 13, 14, 15। इतने सारे लोग, वो भी एक ही परिवार में। ये परिवार है या पूरे गांव का कुनबा? और इतने सारे लोगों का खाना भी भंडारे की तरह बनाया जाता होगा। अकेले में कैसे संभालूंगी इतने बड़े परिवार को? ये माँ पिताजी ने कहाँ लाकर फंसा दिया मुझे। अरे बहू, क्या सोच रही हो? इसे अपना ही घर समझो और सीधे पैर से चावल के कलश को ढकेल कर घर में चली आओ। जी माँ जी। समीक्षा घर के अंदर प्रवेश करती है। घर में आने के बाद सब लोग उसे बहुत प्यार देते हैं और उसकी अच्छी खातिरदारी भी करते हैं। शादी के बाद की रस्में शुरू हो जाती हैं, जैसे दूध में अंगूठी ढूंढना, घर की दीवार पर हल्दी मेहंदी के छापे लगाना और सबसे महत्वपूर्ण पहली रसोई की रस्म। बहू, बाकी की रस्म तो हो गई है, अब रही रसोई की रस्म। आज अपने हाथों से अच्छा सा खाना बनाकर खिलाना। लीलावती इतना बोल ही रही थी कि तभी संतोष अपनी बहू के पास आकर कहती है, बहू, तुम कमरे में जाकर चेंज कर लो। इतने में मैं रसोई में जाकर सामान निकाल कर रखती हूँ। इससे तुम्हें थोड़ी आसानी पड़ जाएगी पहली रसोई की रस्म करने में। ठीक है माँ जी। समीक्षा कमरे में जाती है। उसे ठंड लगती है, लेकिन फिर भी वो नहाकर अपना लहंगा बदलकर एक सुंदर सी साड़ी पहन के तैयार हो जाती है। तभी उसकी सास उसके कमरे में आती है। बहू, मैंने रसोई में सामान निकाल दिया है। गाजर का हलवा बनाने के लिए गाजर निकाल दिए, पुलाव बनाने के लिए चावल निकाल दिए, मसाले भी रख कर आई हूँ और खीर बनाने के लिए दूध भी रख दिया है। बाकी अब तुम संभाल लेना, मैं तुम्हें रसोई दिखा देती हूँ। ऐसा कहकर संतोष समीक्षा को रसोई में लाकर वहां से चली जाती है। रसोई में इतना सारा सामान देखकर समीक्षा हैरान हो जाती है। हे भगवान, ये क्या इतना सारा राशन निकाल कर गई है मेरी सास? अरे मुझे पहली रसोई की रस्म करनी है या फिर भंडारे का खाना तैयार करना है। इतना राशन तो मेरे मायके में पूरे महीने भर के लिए हो जाएगा, जितना ये मुझसे एक दिन में बनवा रहे हैं। समीक्षा इतना सारा राशन देखकर हैरान तो थी, लेकिन अब वो कर ही क्या सकती थी। ऊपर से उसे ठंड भी लग रही थी। वो चुपचाप रसोई में सभी के लिए खाना बनाना शुरू कर देती है। दोपहर से लगे हुए उसे शाम हो जाती है। आखिर में बड़ी मुश्किल से वो गाजर का हलवा, पुलाव, 3 तरह की सब्जी, सबके लिए रोटी पूरी तैयार करके खाने की टेबल पर लगा देती है। आखिरकार आज की मेरी पहली रसोई की रस्म पूरी हुई। सभी खाने की टेबल पर आते हैं, खाना खाते हैं। सभी को खाना बहुत स्वादिष्ट भी लगता है। सब उसकी तारीफ करने लगते हैं। क्या बात है समीक्षा, खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। ये लो मेरी तरफ से नेक। खाना तो स्वादिष्ट है, लेकिन थोड़ी देर नहीं हो गई? ये तो हमें दोपहर में मिलना था। खैर कोई बात नहीं, ये लो बहू तुम्हारा नेग। भाभी तो बहुत अच्छा खाना बनाती है, आज से भाभी से ही खाना बनवाना। हे भगवान, पहली रसोई में तो भंडारे जितना खाना बनवा दिया मुझसे। अब तीनों टाइम इतना खाना बनाऊंगी तो पता नहीं मेरा क्या होगा। ऐसा लगता है कि तीनों टाइम खाना बनाने के चलते मेरा तो सारा समय रसोई में ही निकल जाएगा। अरे समीक्षा, तुम भी बैठ जाओ खाना खाने। मैं थकी हुई हूँ, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। कोई बात नहीं बहू, तुम अपने कमरे में आराम कर लो। अब घर की जिम्मेदारी कल से संभाल लेना। रात का खाना तुम्हारी ननद बना लेगी। समीक्षा इतना कहकर अपने कमरे में आ जाती है। कुछ देर बाद सुधीर कमरे में आता है। अरे ये क्या, लगता है कोई सोने की तैयारी कर रहा है। आज तो तुम्हें इतना सारा नेक मिला है। तुमने देखा तुम्हें कितने पैसे मिले? क्या देखूं? अरे पहली रसोई की रस्म में मुझसे एक गांव के भंडारे जितना खाना बनवा दिया। मैं इतनी थक चुकी हूँ कि अब मेरे बस में नहीं है ये नेक के पैसे गिनना। मुझे बस सोना है। समीक्षा ऐसा कहकर सो जाती है। अगले दिन सुबह ठंड से वो जल्दी उठती है, जिससे वो सुबह का खाना तैयार कर सके। ठंड ठंड, बहुत ठंड लग रही है। नहाने का भी मन नहीं कर रहा, लेकिन नहाना तो पड़ेगा ही। समीक्षा ठंड में नहाकर आती है और फिर रसोई में जाती है। वो खाना बनाना शुरू करती है। रसोई में काम कर करके एक तो फायदा है कि थोड़ा सा ठंड से बचाव हो जाता है। समीक्षा को सुबह 5 बजे रसोई में लगे लगे 12 बज जाते हैं और बाहर सभी नाश्ता मांगने लगते हैं। अरे भाई, ये क्या, अभी तक देवरानी जी ने नाश्ता भी नहीं बनाया? समीक्षा तुरंत नाश्ते की टेबल सजाने लगती है। माफ करना, थोड़ा सा समय लग गया। आप लोग जल्दी से नाश्ता कर लीजिए। नाश्ता क्या करें, ऑफिस के लिए देर ही इतनी हो गई है इंतजार करते हुए। अब तो ऑफिस में ही करना पड़ेगा। इतना कहकर वो निकल जाता है और बाकी के घर के लोग नाश्ता करते हैं।
सुबह का नाश्ता खत्म हुआ ही था कि अब दोपहर के खाने की चिंता समीक्षा को होने लगती है, जिसके बाद तुरंत ही रसोई में खाना बनाना वो शुरू कर देती है। इतना सारा खाना बनाना आसान बात नहीं है। इतना बड़ा परिवार है, ठंड में मैं यहाँ अकेले काम कर रही हूँ। इतनी थोड़ी तो शर्म आनी ही चाहिए। अगर मिल बांट के काम करवा लेते तो शायद मुझे इतनी दिक्कत ना होती। समीक्षा रसोई में खाना भी बनाती, फिर उसे घर वालों के काम भी सुनने पड़ते। ऐसे ही सुबह, दोपहर और रात का खाना बनाते बनाते समीक्षा की हालत खराब हो जाती है और वो रोजाना 8 बजे ही खाना तैयार करने के बाद सो जाती है। अरे समीक्षा, सो गई हो क्या? हाँ जी, मैं थकी हुई हूँ, मुझे मत उठाना। समीक्षा ऐसा कहकर सो जाती है। ऐसे ही 3 दिन उसे खाना बनाते हुए निकल जाते हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। एक दिन रसोई में खुद से वो कहती हुई, बस अब बहुत हुआ। ऐसे नहीं चलेगा कि मैं यहाँ बारात जितना खाना बनाती रहूं और सब खाते रहें और खाना तुरंत के तुरंत खत्म हो जाए। अब कुछ तो उपाय सोचना ही होगा। समीक्षा की नजर रसोई में रखी प्याज के ऊपर पड़ती है, जिसे उठाकर वो कहती है, अब आया ना आइडिया। समीक्षा उस रात अपनी तकिया के नीचे एक प्याज रख लेती है, जिसकी वजह से सुबह तक उसे बुखार जैसा महसूस होता है। वो देर तक रजाई ओढ़कर सोती रहती है। बहू, क्या हुआ? अभी तक तुम उठी नहीं, नाश्ता नहीं बनाना? माँ जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, बुखार महसूस हो रहा है। आज नाश्ता आप किसी से बनवा लीजिए, मैं दोपहर का खाना बना दूंगी। संतोष समीक्षा के सिर पर हाथ लगाकर देखती है। तुम्हें तो सच में बुखार है। चलो तुम आराम करो, मैं जेठानी से बोल देती हूँ, नाश्ता वो बना लेगी। इस तरह समीक्षा को सर्दी में आराम करने को मिल जाता है। अब आई बारी दोपहर के खाने की। भाभी, दोपहर का खाना बना दीजिए। नंद जी, आज दोपहर का खाना बना लीजिए, मेरा बुखार अभी उतरा नहीं, लेकिन मैं रात का डिनर बना दूंगी। कम से कम एक समय का तो मैं बना ही दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। कोई बात नहीं भाभी, मैं बना देती हूँ, आप अभी आराम कर लीजिए। इस तरह कीर्ति रसोई में जाती है और सभी के लिए दोपहर का खाना बनाती है और समीक्षा को उसके कमरे में ही देकर चली जाती है। इसके बाद आती है बारी रात के खाना बनाने की। समीक्षा रसोई में पहुंच जाती है। हे भगवान, चलो शुक्र है, अब मुझे एक समय का खाना बनाने का मौका मिला। कुछ दिन तो ये बुखार के बहाने से निकाल दूंगी, लेकिन खाना बनाने की टाइमिंग बदलती रहूंगी, जिससे किसी को शक ना हो। इस तरह समीक्षा अब रोजाना एक समय का खाना बनाती, कभी सुबह का नाश्ता तो कभी रात का डिनर या फिर कभी दोपहर का खाना। वो एक समय खाना बनाती और बाकी समय उसे बुखार रहता। इस बात से घर वाले थोड़ा परेशान हो जाते हैं। ये बहू को हर रोज ही बुखार रहता है। अम्मा, इस बात को तो मैं भी सोच रही थी कि बहू को कोई परेशानी तो नहीं हो गई है, क्या उसे ठंड लग गई है? बुखार को 1 हफ्ते से ऊपर हो गया है। एक काम करता हूँ, कल समीक्षा को किसी अच्छे अस्पताल ले जाता हूँ। घर के सभी सदस्य इस बात से सहमत हो जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि देवरानी जी कोई नाटक कर रही हो बीमारी का? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, मुझे तो उसकी चिंता हो रही है। संतोष अपनी बहू के कमरे में जाती है। बहू, माँ जी, मुझे बुखार है, दोपहर के बर्तन नहीं धो पाऊंगी, लेकिन रात का खाना बना दूंगी। आजकल तबीयत ठीक नहीं रहती, एक समय का खाना तो मैं बना सकती हूँ। बहू, मुझे तेरी चिंता हो रही है। कल तुझे सुधीर अस्पताल ले जाएगा, कुछ दिन दवाई चलेगी तो ठीक हो जाएगी। शायद तुझे ठंड में सर्दी लग गई है। संतोष इतना कहकर कमरे से बाहर चली जाती है और तभी समीक्षा तुरंत तकिए के नीचे से प्याज निकालती है। अरे ये क्या, अब मेरा ये प्याज से बना बुखार का बहाना खत्म हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? तभी संतोष परिवार के साथ कमरे में आती है। बहू, तुमने हमसे इतना बड़ा झूठ बोला। वो तो शुक्र है कि तुमसे बात करते हुए तुम्हारे तकिए के पास मुझे हल्की सी झलक प्याज की दिख गई, इसलिए मैंने कमरे से बाहर जाने का नाटक किया। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ तो फिर क्या करती माँ जी, जब से मैं आई थी तब से सुबह शाम दोपहर का सारा खाना मैं ही बना रही थी। घर में इतने सारे लोग हैं, फिर भी अकेले इतने लोगों का खाना मैं अकेली क्यों बनाऊं? आप लोगों को मेरी भी तो परवाह होनी चाहिए। अगर यही काम सभी समझदारी के साथ मिल बांट कर करें तो किसी के ऊपर इतना भार नहीं पड़ेगा और ना मुझे ऐसा बहाना लगाने की जरूरत पड़ती। बहू की बात बिल्कुल सही है, घर में सदस्य इतने हैं और काम अकेला एक इंसान करे तो परेशानी होगी, इसीलिए आज से सब लोग मिल बांट कर ही काम करेंगे। उस दिन के बाद से दादी माँ घर में हर किसी के काम बांट देती हैं। अब 3 टाइम का खाना बनाने में बहू को भी आसानी पड़ती है, क्योंकि सारे काम मैं अकेले नहीं करती।
तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही क्या आपने भी काम से बचने के लिए ऐसा ही कोई जुगाड़ किया हो तो वो भी हमें बताइएगा।